जल्दी कल की क्लास का देखो, इंडस्ट्री और ट्रेड हम लोग पढ़ने वाले थे। इकोनॉमिक्स ने ये पाया कि जो पुअर नेशंस हैं उनकी प्रोग्रेस तभी हो सकती है जब उनकी इंडस्ट्री डेवलप होगी। आज चाइना भी आगे बढ़ने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने का कोशिश करता है। इंडस्ट्री रोजगार प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है, एक मोर स्टेबल रोजगार आने से एग्रीकल्चर से ज़्यादा स्टेबल रोजगार होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर खेती बाड़ी कोई फिक्स रोजगार नहीं है। कभी उसका सामान बिका, कभी नहीं बिका, कभी ढंग से पानी गिरा, कभी नहीं गिरा। तो एक रोजगार एग्रीकल्चर से ज़्यादा अच्छा, मतलब एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगा हुआ रोजगार एग्रीकल्चर के सेक्टर के रोजगार से तो ज़्यादा बेटर होता है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगा हुआ रोजगार मॉडर्नाइजेशन को भी लाता है और ओवरऑल खुशहाली को लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है। और इन्हीं कारणों से 5 ईयर प्लान के अंदर पे बहुत लॉट ऑफ एम्फेसिस, मतलब तवज्जो, बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत जोर दिया गया। एम्फेसिस मतलब बहुत जोर दिया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर में। आपने इस चैप्टर में ये भी देखा होगा, पिछले चैप्टर में, कि इंडिपेंडेंस के समय पे हमारे पास में बहुत नैरो या लिमिटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थी, बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर थी। लेकिन और वो भी अगर थी भी तो वो कन्फाइंड मतलब घिरी हुई थी। किसके ऊपर? कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर और जूट के ऊपर। मुझे बता सकते हो क्या कॉटन टेक्सटाइल कौन चलाता था और जूट टेक्सटाइल्स कौन चलाता था? हमने पढ़ा था ना। कॉटन टेक्सटाइल्स मिल कौन डोमिनेट करते थे और जूट टेक्सटाइल्स मिल, हाँ, गुजरात, महाराष्ट्र कौन चलाता थे? इंडियंस कौन चलाते थे? फॉरेनर्स कौन चलाते थे? जूट वाली मिल्स को, हाँ, कॉटन मिल्स को इंडियंस चलाते थे। खादी के कपड़े, कॉटन को इंडियन ही चलाएंगे, ठीक है। और जूट को जो चलाते थे कौन चलाते थे? ब्रिटेन। अब कहाँ कहाँ पे था ये आपका काम है, आपका होमवर्क भी आज। और हमने ये देखा कि 2 वेल मैनेज्ड आयरन और स्टील फर्म भी थी, जो कि 1 जमशेदपुर में खुली थी, टिस्को 1907 में, एक अदर कोलकाता में। लेकिन ऑब्वियसली हमको और भी नीड थी, ज़रूरत थी इंडस्ट्रियल बेस की, अपनी इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है आगे। तो अब क्या बोल रहा है? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हुआ इंडिया की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? तो बिग क्वेश्चन हमारे पॉलिसी मेकर्स के पास यही आ रहा था कि आखिर हमारा रोल क्या रहेगा गवर्नमेंट का, और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में इतना पैसा नहीं था, कैपिटल नहीं था कि वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज खोल सके। इतना पैसा नहीं था हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में इन्वेस्टमेंट कर सके, इंडस्ट्रियल वेंचर्स मतलब साम्राज्य बना सके, ठीक है, जो डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी है। नॉट द मार्केट, ना ही मार्केट इतना बड़ा था, शेयर मार्केट तो था नहीं उस समय, इतना इनफ था कि वो एनकरेज कर सके इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो मेजर प्रोजेक्ट ले सके इफ़ दे हैड कैपिटल टू डू सो। तो ऐसा था भी नहीं भाई। अगर कैपिटल था भी तो उनको ये नहीं दिख रहा था कि रिटर्न इतने रुपए की कमाई आ जाएगी, मतलब था भी पैसा तो वो नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि उनको नहीं लग रहा था कि इतना रिटर्न आएगा। वो बोलते थे उससे बढ़िया ब्याज में चला लो, ब्याज में ज़्यादा कमाई आ जाएगी, क्यों इंडस्ट्री खोलो। इट इज़ प्रिंसिपली इन्हीं कारणों की वजह से स्टेट को क्या करना पड़ा, एक एक्सटेंसिव रोल, मतलब एक मेन रोल प्रमोट करने के लिए खोलना पड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इसके एडिशन में डिसीजन ये भी लिया गया डेवलप करने। बेटा सिर्फ यहाँ ध्यान दे लेगा ना भी इन चीज़ों में, तो घर में एक बार कम पढ़ना पड़ेगा। बकलोली करने से बेटर एक बार यहाँ फोकस कर ले, बता रहा हूँ। तो 15 मिनट 9 मिनट बस पढ़ाऊँगा। और डेवलप करना पड़ा इंडियन इकोनॉमी को सोशलिस्ट लाइन के अंदर में, मतलब गवर्नमेंट को चलाना पड़ा और ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ी जो स्टेट कंट्रोलिंग थी, जो कमांड करी गई हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी को, मतलब ऊपर ले जाए। मतलब सरकार को मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ पा रहा था, ना ही उसके पास पैसे थे, और अगर थे भी तो वो नहीं इंटरेस्टेड था, क्योंकि उसको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट उतना दिख नहीं रहा था। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर में इसको लगाया गया। किसको? सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक आया होगा? प्लानिंग कमीशन 1950 में आया, 1951 से 56 तक पहला चला, तो दूसरा आ गया 56 से 60 का, 56, 57, 58, 59, 60, फिर 61 से 65 नेक्स्ट लगा। वो साल को भी तो काउंट करेंगे ना 5 ईयर प्लान में। इसका मतलब ये है कि हमने कंप्लीट कंट्रोल किसको दे दिया? ऐसी इंडस्ट्रीज का जो इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो सरकार चलाने लगी, और पॉलिसीज बना दी प्राइवेट सेक्टर की भी कि वो कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, कि मेन सामान जो है वो कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, और जो कॉम्प्लीमेंट्री सामान है, छोटे मोटे उसमें लगने वाले सामान जो हैं, उनको कौन बनाएगा? प्राइवेट सेक्टर बनाएगी, जो कि पब्लिक सेक्टर। जैसे कि अगर बड़ी स्टील इंडस्ट्री है तो उसको कौन चलाएगा? सरकार। लेकिन उस स्टील इंडस्ट्री के लिए छोटे मोटे सामान, सीट्स वीट्स लगती है या कुछ लगती, तो उसको भले ही प्राइवेट सेक्टर दे सकता है। ये अपनी परिवर्तन के अंदर में उस समय के पॉलिसी मेकर ने बनाया आज़ादी के बाद। जिसके बाद क्या आ गया?
1948 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था। ऊपर वाली बात किसकी थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, उसके बारे में आपको नहीं बताया। आपको किसके बारे में बता रहा है? उसके बाद आया 50 के बाद 56 में। देखो 56 में क्या लगा था? क्या लगा था बोलो? 56 में क्या लगा था? सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के शुरुआत में ही क्या बना दिया? एक्ट बना दिया, परिवर्तन का एक्ट बना दिया 1956 का। रिजोल्यूशन मतलब परिवर्तन। तो इंडस्ट्री के पॉलिसीज में चेंजेस कब करेगा? 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान के स्टार्टिंग में ही, IPR 1956। इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो जिस प्रकार से सरकार ही चला रही थी सब कुछ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन को 1956 को अडॉप्ट करा गया इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए। ये रिजोल्यूशन बेस करता था सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में, अभी ऊपर मैंने आपको बताया, विच ट्राइड टू बिल्ड, अकॉर्डेंस मतलब उसके अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डेंस, विच ट्राइड टू बिल्ड अ बेसिस फॉर द सोशलिस्ट पैटर्न। मतलब कैसा? गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी बनाना, ये पैटर्न को चला रहा था। ये रिजोल्यूशन परिवर्तन करे इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न जो पढ़ते हो ना, वही वाली बात है। दिस फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज करती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, जो कि एक्सक्लूसिवली किसके द्वारा ओन करी जाती थी? पूरी की पूरी स्टेट चला रही है। सेकेंड कैटेगरी को बना रहा है ये, सेकेंड कैटेगरी को दूसरे पेन से कर देता हूँ। सेकेंड कैटेगरी कंसिस्ट करती थी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि प्राइवेट सेक्टर का सप्लीमेंट करने का काम था। मतलब बड़े बड़े काम को तो कंपनी करेगी, लेकिन थोड़े बहुत प्राइवेट सेक्टर का हेल्प ले सकती है। पहले में गवर्नमेंट ही चलाएगी सब कुछ, जैसे न्यूक्लियर, एटॉमिक, पूरे डिपार्टमेंट को अंडरटेकिंग करी पहला वाला। दूसरे वाले में क्या है? कुछ प्राइवेट सेक्टर का हेल्प ले सकती है, जैसे टेलीकॉम सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, उसमें। फिर विद द एफर्ट्स ऑफ स्टेट सेक्टर। और थर्ड में क्या बोल रहा है? थर्ड में बोल रहा है विद द सोल टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड द थर्ड कैटेगरी कंसिस्टेड, बचे हुए जितने भी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज है वो किसको दे दिया? प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। पहले में एक्सक्लूसिवली ओन करा, एक्सक्लूसिवली मतलब एक लौता किला खुद कौन चलाएगा? सरकार चलाएगी, ऐसा बोला, मेन इंडस्ट्रीज जो है उनको। और दूसरे में क्या कर दिया? फिर 80-20 कर दिया, 70-30 कर दिया, मतलब 70% गवर्नमेंट, 30% प्राइवेट। और थर्ड में जो बची हुई कैटेगरीज है उनके लिए पूरा क्या कर दिया? प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। Although there were the category of industries left for the private sector, तो बहुत न भर के बराबर ही कैटेगरी की इंडस्ट्रीज बची हुई थी प्राइवेट सेक्टर के लिए। द सेक्टर वॉज केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल, और इनको भी किसके अंडर में रखा था? स्टेट के नज़र के अंदर में रखा था। वो भी किसके थ्रू? सिस्टम ऑफ लाइसेंस के थ्रू। मतलब वो छोटी मोटी इंडस्ट्री खोलने के लिए भी क्या लेना पड़ता था? परमिट लाइसेंस राज। क्या लेना पड़ता था? परमिट लाइसेंस। परमिट, LICENSES, लाइसेंसेस, लाइसेंसेस नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, परमिट लाइसेंस राज, ये लगता था। और कोई नई इंडस्ट्री को आना अलाउड नहीं था जब तक ये लाइसेंस ऑब्टेन नहीं करा जाता था, किससे? सरकार से। और ये पॉलिसी को यूज़ किया जाता था प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रीज को। कहाँ पे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, SEZ, जैसे अभी पीछे कापन बनाए ना इंडस्ट्रियल, तो बैकवर्ड एरियाज में, ताकि ऑब्टेन हो सके क्या? लाइसेंस। अच्छा, ये इजी पड़ता था वहाँ पे ऑब्टेन करना। मतलब अगर आप लोकल एरिया शहर में खोलोगे तो ये आपको मुश्किल से मिलेगा लाइसेंस, लेकिन गांव में खोलोगे तो जल्दी मिल जाएगा लाइसेंस, क्योंकि गांव का विकास होगा। रूरल, अभी आप एक चैप्टर पढ़ेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो रूरल इंडिया के अंदर में ज़्यादा है, अर्बन से ज़्यादा। माइग्रेशन लोगों का ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और एक इक्वालिटी के साथ ग्रोथ कराने के लिए, तो आगे आएगा। तो इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज इस्टेब्लिश इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। इन एडिशन ऑफ सच यूनिट्स वेयर गिवन सर्टेन कंसेशन, ऐसे कंसेशन छूट भी दे देते थे और टैक्स में बेनिफिट दे देते थे। बिजली बिल का रेट कम कर देते थे, सस्ते दर पे बिजली दे देते। देखना कापन में ऐसी है, सस्ते में बिजली, टैक्स का रेट कम लग जाएगा, 5 साल तक कुछ नहीं लगेगा। ताकि ये सब क्यों किया जाता था? रीजनल इक्वालिटी ला सके। बोला ना, शहर तो बढ़ ही रहे, गांव भी साथ में बढ़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए डिस्पैरिटीज को दूर करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए सरकार ने ऐसा बनाया था। इवन जो पुरानी इंडस्ट्री है ना, जैसे कि विशेष जैन ने उस समय एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री खोली, तो उसको भी एक लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है। मतलब उसका बिजनेस अगर छोटा सा चल रहा था और उसको भी अगर एक नया प्लांट लगाना है, उसी में थोड़ा काम बढ़ाना है, तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखती। या फिर अगर वो अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है या न्यू वैरायटी ऑफ गुड्स बनाना चाहता है, इसका मतलब सरकार ये इंश्योर करना चाहती थी कि जो भी क्वांटिटी के गुड्स प्रोड्यूस करे जा रहे हैं वो मोर देन नहीं है रिक्वायर्ड के हिसाब से। मतलब उतना ही तुमको अलाउड है, ज़्यादा नहीं बना सकते तुम। लाइसेंस भी एक्सपांड करने के लिए दिया जाता था ओनली अगर गवर्नमेंट कन्विंस्ड होती थी कि ठीक है आपकी क्वांटिटी लार्जर क्वांटिटी नहीं है तभी।
अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया है, उस समय पे क्या था, SSI के बारे में। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 मिनट सुन लो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 1955 में हमने विलेज और स्मॉल एरियाज में खोला था। इसके लिए एक कमेटी बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछेगा। और आज का आपका पहला होमवर्क, कार्वे कमेटी, ये बॉक्स में आपको दिया हुआ है। कार्वे कमेटी बनाई गई थी। कार्वे कमेटी जो है वो पॉसिबल थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बनाई गई थी, जो प्रमोट करती थी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को रूरल डेवलपमेंट करने के लिए। इनका मकसद क्या था, गांव का विकास करना, ऐसी इंडस्ट्रीज को छोटे छोटे गांव में खोलना जिनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड था एसेट्स के ऊपर में यूनिट पे। ये लिमिट जो है ये समय समय पे चेंज करती गई। उस समय 1950 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट को बनाया गया था, विच वॉज इन्वेस्टेड अ मैक्सिमम रुपीज ऑफ 5 लाख। तो ये कब का डेफिनेशन है, 5 लाख के अंदर का इन्वेस्टमेंट हो मशीन के अंदर में, 1950 की डेफिनेशन में। ये हर साल अभी स्मॉल स्केल MSME एक्ट में नहीं पढ़ते हो 2000-2024 कि इतने करोड़ से नीचे की इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, इतने का सर्विस सेक्टर हुआ, तो वो माइक्रो कंपनी, स्मॉल कंपनी, मीडियम, BST में पढ़े हो ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो उसकी बात कर रहे हैं। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना अलाउड था, 1 करोड़ रुपए का। ये बिलीव करा जाता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज लेबर इंटेंसिव, लेबर के थ्रू काम करती है, और इसीलिए जितने ज़्यादा लेबर होंगे उतना रोजगार होगा, मतलब जितनी छोटी इंडस्ट्री होगी उतना रोजगार जनरेट होगा। और ऐसे इंडस्ट्रीज जो है वो कम्पीट नहीं कर पाएगी बड़े फर्म्स के साथ में, इसीलिए ऐसी इंडस्ट्रीज को सरकार को क्या करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और इसीलिए इनको क्या देती थी, सब्सिडीज देती थी। इनके लिए क्या करती थी, रिजर्वेशन, सब्सिडीज, इनको छूट देना, इनके गुड्स प्रोड्यूस करने में इनको मदद करना, इनको बैंक लोन सस्ते रेट पे देना, इवन बैंक में कंसेशन भी दे देना, छूट दे देना। इनका टैक्स वैक्स, एक्साइज मतलब होता है टैक्स, इनके ऊपर कम लगाना, ये सारे बेनिफिट्स इनको दे देती थी। इम्पोर्टेड गुड्स पे उनको फ़ायदा करवाना, लोन ईजिली दिलवा देना। इम्पोर्टेड गुड्स उनको अगर एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं तो वो क्या करती थी, उनको डिस्करेज करती थी कि वो अपना यूज़ करे। कोटा स्पेसिफाई कर दिया था, क्या कर दिया था, नहीं ये तो चेंज हो गया, सॉरी, ये वही मैं बोलूँ, ये इधर से भाग रहा था, ये छोड़ देना, बस इतना। अब है ट्रेड पॉलिसी के बारे में अपन लोग ना, थोड़ा सा बचा है, इसको कल देखते हैं, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा बचा है, तो इसको कल देख लेते हैं।